श्रेया शादी से पहले एक दफ्तर में ऑफिस असिस्टेंट थी, पर शहर बदल जाने के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। पहले बेबी 1 साल में हो गई, अब वह 4 साल की है। थोड़ा काम खुद कर लेती है, इसलिए श्रेया के पास काम कम और समय ज्यादा है। अतः एक दिन बोली, सुनो दिनेश। क्या है श्रेया? मैं आजकल घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। यहाँ मेरे पास काम ही कितना है, बिना काम के खाने बैठे रहना तो बेवकूफी है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पैसे कमाऊँ, हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी तो अच्छी नहीं है। श्रेया बोली, क्यों, क्या हुआ हमारी आर्थिक स्थिति को? सब तो ठीक ठाक है। मैं जितने पैसे कमा रहा हूँ उसी में हम लोग सुख और चैन से रह सकते हैं। और क्या चाहिए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी यह योगदान हो। जब मैं भी कमा सकती हूँ तो क्यों न कमाया जाए। डबल इनकम का मतलब डबल बचत। वह तो ठीक है, लेकिन घर को चलाने में तुम्हारा बड़ा योगदान है। मेरे अकेले की बस की बात नहीं कि नौकरी भी करूं, बच्चों को भी देखूं और घर भी संभालूं। सुचारू रूप से घर चलाती रहो, यही बहुत है। नहीं, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर कौन देखेगा, और फिर इस शहर में तुम्हें नौकरी कौन देगा? इसलिए तो इतने दिनों से मैं तुमसे बोलने में झिझक रही थी। तुम्ही कोई उपाय बताओ ना। मैं क्या बताऊं? यह फैसला तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। क्यों न एक आया रख ले, फिर मैं किसी मॉल में सेल्स गर्ल का काम तो कर सकूंगी। कोई आया माँ की तरह तो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। फिर जितना तुम कमाओगी वो आया ले जाएगी, और जो परेशानी होगी वो अलग से। सेल्स गर्ल को तो 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ता है। अब तुम 35 साल की होने वाली हो, 20-21 साल की लड़कियों के सामने क्या टिक पाओगी? दिनेश ने कहा, तो मैं घर में रहकर भी कमा सकती हूँ। तुम घर भी चलाओ और कमाई भी करो, इससे मुझे कोई आपत्ति हो सकती है क्या? मुझे तो खुशी होगी, लेकिन करोगी क्या? सोच कर बताऊंगी। श्रेया चुप हो गई। मैंने सोच लिया है कि मैं कंटेंट राइटर बनूंगी। 8-10 दिन बाद श्रेया दिनेश से बोली, वाह क्या बात है, राइटर बनकर पैसे तो कमाऊंगी, इस ख्याति भी अलग से होगी। क्या लिखोगी? ऑनलाइन बहुत सी कंपनियां कंटेंट राइटर मांगती है, मैं उन्हें अपना बायोडाटा भेज देती हूँ। 2 दिन बाद श्रेया फिर बोली, दिनेश मुझे क्रेडिट कार्ड देना। 2000 रुपए का डिपॉजिट एक कंटेंट कंपनी को भेजना है। वे कहते हैं कि उनके मूल कंटेंट का मिसयूज न हो, इसलिए वह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मांगते हैं। मैं बड़े पैमाने पर आरंभ कर रही हूँ, दिनेश बोला। घर में 2-3 दिन शांति रही। श्रेया दिन में 4-5 बार कंप्यूटर खोलकर देखती कि कोई मेल तो नहीं आया। फिर एक दिन बोली, वे मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, मुझे उनका ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी फीस 2000 रुपये है। दिनेश के 2000 रुपये और गए। 5 दिन बाद उसे PDF फाइल मिली, जिसमें शायद 500 पेज थे। उसे उसका संक्षेप में इंग्लिश से अनुवाद करना था। सुनो, यह बहुत कठिन काम है, कंप्यूटर पर पढ़ने में बहुत कठिन हो रही है। यह फॉन्ट बहुत छोटा है, इसके प्रिंट करा लाओ, श्रेया बोली। दिनेश प्रिंट करा लाया, पर कंप्यूटर पर श्रेया हिंदी टाइपिंग न सीख पाई। उसने हाथ से लिखा तो दिनेश भी उसे पढ़ नहीं पाया। उसे स्कैन करके भेजने का फायदा क्या था? इसलिए एक साइबर कैफे को हिंदी में लिखे को प्रति पृष्ठ पैसे देकर टाइप कराने के लिए दिया। उसे पर पेज 400 रुपये मिलते थे, इसलिए उसे यह खर्च ज्यादा नहीं लगा। मगर 5 दिन बाद मेल आया कि काम पूरा होने का समय 7 दिन का था, इसलिए 2000 रुपये जब्त कर लिए जाते हैं, आगे से काम नहीं मिलेगा। 4000 रुपये इस कंपनी को गए, 1500 रुपये प्रिंट कराने में गए, और 10 दिन बाद हिंदी टाइप करने वाले अपने पैसे जबरन ले गया और मेल से हिंदी फाइल भेज दी। दिनेश ने उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा तो पता चला कि एक तो अनुवाद गलत है और दूसरे टाइप करने वालों ने 1000 गलतियां छोड़ रखी थी। काम के चक्कर में 1 महीने का चैन भी गया और पैसे भी बर्बाद हुए। श्रेया बोली, एक दिन अवश्य कुछ न कुछ कर दिखाऊंगी। दिनेश बोला, अवश्य। अभी फिलहाल मैंने पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढ निकाला है। 10,000 रुपया तो गंवा चुकी हो, अब क्या इरादा है? तुम्हारी इस कंजूसी को देखते हुए तो मैंने पैसे कमाने की ठानी है। मैंने तय कर लिया है कि बच्चों के कपड़ों का व्यापार करूंगी। तुम कपड़े कहाँ से लाओगी? दिनेश ने पूछा। बोली, मैंने होलसेल मार्केट का पता कर ली है, वहाँ 80% डिस्काउंट मिलता है, उन्हें बेचूंगी तो पैसा ही पैसा होगा। घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, नए फैशन के बच्चों के कपड़े।
दिनेश बोला, तुम्हारी युक्ति ठीक है, चलो ले आते हैं 50,000 के कपड़े, कुछ नए डिजाइनों के फ्रॉक वगैरह। मैंने एक स्टोर में शादी से पहले सेल्स गर्ल का काम किया है, मुझे इस लाइन का एक्सपीरियंस है। यह बात बार बार दोहराती। अगले दिन जब शाम को दिनेश घर लौटा तो ड्राइंग रूम के कपड़े बिखरे पड़े थे और घर के सारे गिलास प्याले इधर उधर लुढ़क रहे थे। श्रेया बोली, पुराने डिजाइनों के कपड़े ले आए। 10-20 औरतें आई, चाय भी पी और सारे कपड़े खोल खाल कर चली गई। एक पैसे की कमाई नहीं हुई। 4-5 अपने बच्चों को पहनाकर देखने के लिए ले गई है। दिनेश बोला, पहले ही दिन 10,000 का चूना लगा। अच्छा, अपनी लड़की को यह फ्रॉक फिट लगेगा तो मैं मानूंगी कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। श्रेया ने पहनाकर देखा, टाइट था और खींचने पर फ्रॉक फट गया। तभी कोई खरीदार आया जो 5-6 कपड़े ले गया था, उन्हें वापस कर गया कि साइज भी ठीक नहीं, कपड़ा भी खराब है और डिजाइन भी बेहद बेहुदा है। बंटी ने भी एक भी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया। मेड को देने की कोशिश की तो वो बोली, मैडम ये जो चीज आप 500 रुपए में बेच रही है, हमारे यहाँ मंगलवार बाजार में 50 रुपए में बिकती है। और उसने मुफ्त में भी ले जाने से इनकार कर दिया कि वह इनका क्या करेगी। कुछ दिन बाद श्रेया ने फिर दिनेश से कहा, सुनो, तुम ऐसे सुनो मत बोलो, मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे लगता है तुम पैसा कमाने की कोई नया साहसिक धंधा शुरू करने वाली हो। दिनेश घबराकर बोला, तुम सुनो तो सही। सुनाओ, यह कपड़े बेचने का व्यापार मुझसे नहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए। तुम बताओ, मेरी पेंटिंग कैसी है? अपनी बेटी की ड्राइंग कॉपी में तुम्हें ड्राइंग करते देखकर कह सकता हूँ कि तुम पेंटिंग में निपुण हो। पेंटिंग का काम करूँ तो कैसा रहेगा? आजकल तो पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है। ठीक ही रहेगा। लोग अपने घरों में आर्टिस्टों के पेंटिंग लगाना चाहते हैं। आरंभ कर तो बनाना। दिनेश ने जान बचाने के खातिर कहा, हाँ, पेंटिंग का पहले सामान तो ला दो, फिर शुरू करूंगी। सामान? हाँ, पेंटिंग का सामान लिख लो, यह तो बहुत महंगा होगा। लिस्ट क्या थी? पूरा किचन रोल था। कोई 200 आइटम थी। तो क्या हुआ, एक पेंटिंग बिकते भी तो लाभ मिलेगा। कितने लगेंगे? सिर्फ 40,000 के आसपास। मैं पूछ कर आई हूँ। बाप रे, ना बाबा, ये तो मेरी सारी बची जमा पूंजी है। तुम कम से ही शुरू करो, छोटे से शुरू कर, कोई कुछ नहीं बन सकता है। नहीं, मैं अपनी जमा पूंजी खर्च नहीं कर सकता। 10-20 हजार रुपयों की बात अलग है। अगले साल तक तुम्हारी पूंजी दोगुनी हो जाएगी। नहीं, देखो, सुनो तो सही। एकदम नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह घर में शांति करने से क्या लाभ? कहने से तुम तमाशा कर रही हो। मैं कोई करोड़पति नहीं जो तुम्हारे शौक के लिए लाखों रुपए खर्च कर दूं। मैं सामान अपने शौक के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं थोड़े पैसे कमा लूं, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। मुझे जलन क्यों होने लगी? तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी पेंटिंग्स नहीं बिकी तो सारे पैसे पानी में चले जाएंगे। कभी पैसों की आवश्यकता पड़ी तो क्या करेंगे? ठीक है, अपने पैसों पर सांप बनकर कुंडली मारे बैठे रहो। मैं अपने गले की चैन बेचकर सामान ले आती हूँ। यानी तुम्हें इतना विश्वास है कि पेंटिंग बिक ही जाएगी, इसलिए गले की चेन तक बेचने को तैयार हो? तुम्हारे जैसे आदमी से पाला पड़ा हो तो और किया ही क्या जा सकता है? गले की चैन मत बेचो। कल बैंक से लोन ले लूंगा। अब हमारे घर की सारी दीवारों पर पेंटिंग हुई है, पर्दों पे रंग लगे हैं, ट्यूबें, शीशियां इधर उधर बिखरी रहती है। ड्राइंग रूम का एक कोना श्रेया ने हथियार लिया है, जहां उसका सामान पड़ा रहता है, और 30-40 कैनवस आधी अधूरी पड़ी है, क्योंकि श्रेया गेंदे के फूल और पहाड़ पर झोपड़ी के आगे नहीं बढ़ पाई। हाँ, आजकल उसने अपनी ड्रेसेस आर्टिस्टों वाली कर ली है। अब वह मेकअप नहीं करती, बाल बिखरे रहते हैं, कॉटन की साड़ी पहने रहती है, नाखूनों पर पेंट लगा रहता है। कोई भी आता है तो दिनेश छूट कहता है कि श्रेया को एक होटल के 50 कमरों के लिए पेंटिंग का ऑर्डर मिला है। जैसे ही होटल का मालिक पेंटिंग खरीद लेगा, वह चेक भेज देगा। श्रेया ड्राइंग रूम में सोती है और दिनेश डबल बेड पर आराम से खराटे भरता है। बिका कुछ? मेरी पूरी फैक्ट्री में केवल एक ऐसा आदमी था जिसे तुम्हारी बनी एक पेंटिंग पसंद आई, बाकी नहीं बिके। सारा पैसा पानी में चले गए। थोड़ा मन लगाकर बेचती तो अवश्य बिक जाती, इतनी खराब तो नहीं थी। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। तुम इसी में संतुष्ट हो तो यही सही। बहुत रुपयों की हानि हो गई ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब पहले वाली अर्थव्यवस्था पर चलते हैं, यानी मैं कमाता हूँ और तुम खर्च करती रहो। अगर इसी तरह तुम भी कमाती रहोगी
तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। चलो मजाक मत करो, एक बात सुनो। कदापि नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा और इस अवस्था में भी नहीं हूँ कि कुछ सुन सकूं। क्या लिख रहे हो? तुम्हारी लेखन सामग्री का सदुपयोग कर रहा हूँ, कहानी लिख रहा हूँ। अच्छा, कैसी कहानी है? घरेलू कहानी। मुझे भी सुनाओ। पूरी हो जाने दो, पढ़ लेना, छप जाएगी। इस कहानी को पढ़कर तो कठोर से कठोर संपादक भी पिघल उठेगा। छपने की पूरी उम्मीद है। तो शायद आप भी पिघल गए होंगे फ्रेंड्स, तो एक लाइक तो बनती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहे। बाय बाय।